एवरीवन, वेलकम टू फिमेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस में से फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का पार्ट 2, जिसमें हम आगे के सब टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। और द टॉपिक्स दैट विल बी कमिंग आर लाइक रस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, गैल्वेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और कैसे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे डिटेल में इस लेक्चर के दौरान। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल फिमेटिक्स लर्निंग हब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें सो दैट वी कैन हैव अ गुड अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स विद अस। द मोमेंट विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर विद अस, हम अपना शुरू कर देंगे लाइव सेशन। लाइव सेशन के दौरान आप अपने डाउट्स को ड्यूरिंग द लाइव क्लास क्लियर आउट कर सकोगे। ऑल्सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे various numericals from different competitive exams, particularly for physics, जो कि आपको conceptually as well as numerically strong बनाएगा। तो ज़रूर से कीजिए हमारी मदद, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके, so that this फिमेटिक्स लर्निंग हब फैमिली विल ग्रो फास्ट। अगर आपको ज़रूरत है क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स नोट्स की एंड दैट टू फॉर फ्री, तो आपको ज्वाइन करना होगा मेरा टेलीग्राम चैनल बाय द नेम फिमेटिक्स लर्निंग हब। आप मेरा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हो, लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, तो ज़रूर से जाइए विजिट करिए हमारा फेसबुक पेज एज वेल एज टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स बिगिन नाउ विद टुडेज टॉपिक, जो कि है सबसे पहला है रस्टिंग। यहाँ पे हम पर्टिकुलरली जब रस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो वर्ड आता है आयरन, तो हम यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बात करने वाले हैं मेनली। रस्टिंग एक तरीके का केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें आप देखोगे किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है। सो एग्जैक्टली इस प्रोसेस में होता क्या है कि अगर आप कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट लेते हो, राइट, उसको आप कुछ समय तक के लिए, नॉट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम बट कुछ लंबे समय तक के लिए आप उसको सिंपली एक्सपोज कर दीजिए टू एयर एंड मॉइस्चर। मीन्स आयरन ऑब्जेक्ट अगर आप देखोगे, जब वो लंबे समय तक के लिए एक्सपोजर हो जाता है उसका एयर से, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, एज वेल एज मॉइस्चर से, मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप देखोगे कि आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक तरीके की परत बनने लगती है, राइट, विच इज ब्राउन इन कलर। फॉर एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कई पुराने ऐसे गेट्स हो गए, पार्क के गेट्स हो गए या गार्डन के अराउंड कुछ भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स अगर आप देखोगे जो कि काफ़ी पुरानी जगह है, तो आप वहाँ पे देखोगे उनके जो गेट्स होते हैं एज वेल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आयरन के, उनके ऊपर एक पतली लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं हिंदी में जंग लग जाना। तो जंग लग जाती है चीज़ों पे, इसी जंग को एक्चुअली रस्ट कहा जाता है, या एंड इस पूरे प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। तो रस्टिंग एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन है, जिसमें आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक ब्राउनिश और रेडिश कलर की लेयर बनती है। एग्जैक्टली इस केमिकल प्रोसेस में होता क्या है, आई विल टेल यू। यहाँ पे आप देखोगे Fe जो है दैट दिस इज द केमिकल नेम फॉर आयरन। तो Fe जब ऑक्सीजन जब आप आयरन को लेते हो, कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट ले लीजिए, Fe जो है आयरन को रिप्रेजेंट करता है एंड उसको आप एक्सपोज कराओगे टू एयर। अब एयर में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन है एज वेल एज H2, ऑक्सीजन, O2 इज ऑक्सीजन and H2O is water. So these are the chemical names for it. So H2O, जब आप आयरन ऑब्जेक्ट्स को एक्सपोज कराओगे या खुले में कहीं छोड़ दोगे काफ़ी लंबे समय तक के लिए, तो जो एयर में मौजूद ऑक्सीजन है और वाटर है जो कि मॉइस्चर है, तो ये रिएक्ट कर जाएगा सिंपली किससे, आयरन से, आयरन ऑब्जेक्ट के साथ। और जब ये रिएक्ट करेगा तो इस केमिकल प्रोसेस के दौरान एक चीज़ बनेगी, मीन्स आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। दिस इज Fe2O3, जो कि एक ऑक्साइड है आयरन का, एंड वी कैन कॉल इट एज आयरन ऑक्साइड, राइट। तो ये तीनों रिएक्टेंट्स, आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर, हमेशा रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से इन ओपन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ आयरन ऑक्साइड। जो Fe2O3 है यही आपका कहलाया जाता है रस्ट, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं जंग। तो यही वो लेयर है, ये एक तरह की लेयर होती है जो सिंपली ब्राउनिश कलर की होती है या रेडिश भी होती है, ब्राउन रेडिश का मिक्सचर होता है, तो एक लेयर बन जाता है सिंपली। तो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ये लेयर जो है बन जाती है, विच वी कॉल एज रस्ट। ओके,
सो दिस इज व्हाट रस्टिंग इज। सो रस्टिंग जो होता है वो आम बात है, वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, राइट। अगर आप देखोगे जो शिप्स वगैरह जो ओशियन में ट्रैवल करते हैं लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस, आप देखोगे उन वहाँ के जो शिप्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आयरन से बने हैं, इवन की शिप की जो पूरी बॉडी बनी हुई है उसमें जंग लग जाता है। ट्रक्स हैं, जैसे ट्रक की बॉडीज जो हैं वो भी सिंपली आयरन से बनी होती है, आयरन भी इस्तेमाल होता है तो उसमें भी जंग लग जाता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं नेचर में जहाँ पे आप आयरन को देखोगे तो आयरन प्योर फॉर्म में नहीं रहने वाला। आयरन हमेशा रिएक्ट करेगा जब आप उसको खुले में रख दोगे ऑक्सीजन और वाटर के साथ। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर रस्टिंग करवानी हो या रस्टिंग जब कभी भी हो रहा है तो ये दोनों चीज़ें जो कि ऑक्सीजन है और वाटर है, ये दोनों चीज़ें होनी ही चाहिए, ज़रूरी है, तभी जाके आयरन ऑक्साइड या रस्ट बनता है। सो ये जो दोनों चीज़ें हैं ऑक्सीजन एंड वाटर, दीज आर टू फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस रस्टिंग, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। So this is what rusting means. I hope रस्टिंग का टॉपिक जो है आपको समझ में आ चुका है। हमने ये देखा कि रस्टिंग बहुत बड़ी दिक्कत है जो कि कई जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स आयरन के बने हैं वो रस्ट हो जाए एक टाइम के बाद, अदरवाइज देयर विल बी अ ह्यूज लॉस ऑफ आयरन फॉर अस। क्या कोई तरीका है कि हम जो है रस्टिंग को रोक सकें या उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा सके कि भाई कुछ लंबे समय तक के बाद जाके हो, मीन्स थोड़ा देर से होने लगे रस्टिंग। तो ख़त्म तो नहीं किया जा सकता रस्टिंग को, क्योंकि ये प्रोसेस जो है नेचर में अगर करेगा ही, एज वी हैव ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर इन द एटमॉस्फेयर। क्या हम इसको कुछ टाइम तक के लिए रोक सकते हैं या कुछ लंबे समय तक के लिए? हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में हम ये देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा था जो दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो है ऑक्सीजन एंड वाटर रस्टिंग करवाने के लिए। पहले हमने ये देखा जो दो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से रस्टिंग हो रहा था वो मेनली था आपका ऑक्सीजन एंड वाटर, या दोनों ही हम कह सकते हैं, दोनों मिला के कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं रस्टिंग में। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो अगर हम किसी तरह से इन दो चीज़ों का कॉन्टैक्ट आयरन के साथ तोड़ दें कि भाई वो जो ऑक्सीजन और वाटर जो है आयरन से मिलने ही ना आ सके, तो काफ़ी इजी होगा रस्टिंग को कुछ टाइम तक के लिए रोकना। यस, तो सबसे पहले हमें सोचना होगा हाउ कैन वी एक्चुअली ब्रेक द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विथ वाटर एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहला स्टेप बहुत जो है इंपॉर्टेंट, दैट इज ब्रेक द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विथ एयर। अब एयर से अगर कांटेक्ट तोड़ देंगे मींस सिंपली क्या करना है, जहां एयर में ऑक्सीजन है एज वेल एज वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो ब्रेक करना पड़ेगा कांटेक्ट ताकि रस्टिंग जो है कुछ समय तक के लिए रुक सके। कैसे तोड़ सकते हैं? तो उसके जो तरीके हैं वो कुछ इस तरह से है कि या तो हम जो आयरन है जो जिसमें हम रोकना चाहते हैं रस्टिंग, उसकी ऑयलिंग करें, या तो ऑयलिंग कर सकते हैं या तो ग्रीसिंग कर सकते हैं, राइट, या तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड। ग्रीसिंग भी की जाती है, पेंटिंग भी की जाती है। आप देखोगे कि जो पुराने गेट्स होते हैं एक टाइम के बाद ऑब्वियसली रस्टिंग की वजह से खराब हो चुके होते हैं, तो उनको पेंटिंग की जाती है। पेंटिंग से होता क्या है, रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो डिले हो जाता है कुछ टाइम तक के लिए, जिससे रस्टिंग से कुछ समय तक के लिए बचा जा सकता है। पेंटिंग इज डन विच इज द मोस्ट कॉमन वे, राइट। एक और तरीका है, या तो हम आयरन के ऊपर कोई एक लेयर चढ़ा दे किसी और मेटल की। वन ऑफ द वेज कैन बी कोटिंग द आयरन with a layer of another metal, राइट। मेटल्स में जैसे आपके हो सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिंक का, ओके, या आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्रोमियम का। अगर जिंक का या क्रोमियम का या किसी और मेटल का मेनली हम इस्तेमाल करें तो हम एक्चुअली जो है रोक सकते हैं रस्टिंग को कुछ टाइम तक के लिए। अगर मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करूँ जिंक को लेके, राइट, यहाँ पे अगर मैं जिंक की बात करूँ,
जब कभी भी हम जिंक की लेयरिंग चढ़ाते हैं, ओके, जिंक के लेयर चढ़ाने पे होता क्या है, मेटल को हमने सिंपली कवर कर दिया है जिंक के एक लेयर से। इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है जिसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन इज वन ऑफ द वेज ऑफ कवरिंग मेटल सरफेस, और इनफैक्ट आयरन सरफेस के बारे में अगर हम बात करें, उसी के बारे में जो कि हम बात करें पर्टिकुलरली रस्टिंग ऑफ आयरन में। तो आयरन के मेटल के ऊपर, मीन्स आयरन, ये जो मेटल है आयरन के ऊपर हम एक लेयर चढ़ा देंगे जिंक की। जब जिंक का लेयर चढ़ा देंगे, कोटिंग बना देंगे आयरन के ऊपर, इस प्रोसेस को कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। सो दिस इज बेसिकली नोन एज गैल्वेनाइजेशन। सो गैल्वेनाइजेशन इज वन ऑफ द मेथड जिससे हम जो है रस्टिंग को रोक सकते हैं कुछ टाइम तक के लिए। ओके, सो दीज आर द वेज, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये कुछ तरीके हैं जिससे हम जो है रस्टिंग को रोक सकते हैं। तो रस्टिंग को रोकना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूँ शिप्स की या शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ, तो शिप जो होते हैं वो जो सिंपली हैं लगातार पानी में चलते रहते हैं। ओके, सो जो शिप्स होते हैं मेनली दे कंटिन्यूसली, वो हमेशा जो ऑब्वियसली जो है वो वाटर में ही चलते रहते हैं। और वाटर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, ओके, तो डायरेक्ट अगर आप देखो तो आयरन की जो बॉडी होती है वो लोहे से बनती ही है, शिप्स की जो बॉडी होती है। तो ये दिस इज अ शिप सपोज, तो इसमें ऑब्वियसली इसमें इसकी बनावट में आयरन का इस्तेमाल किया ही गया है। एंड आयरन जो है वो लगातार पानी के साथ कांटेक्ट में है, क्योंकि शिप जो है लगातार पानी में चल रही है, उसका वहीं पे काम होता है। ऑब्वियसली ज़मीन पे तो शिप नहीं चलेगी, राइट। सो ऑब्वियसली द शिप इज इन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद द वाटर ऑफ द ओशियन एज वेल एज ओशियन में सी वाटर तो है ही है, बट ऑल्सो इसमें काफ़ी सारे सॉल्ट्स होते हैं, राइट। काफ़ी सारे सॉल्ट्स होते हैं, चाहे पोटेशियम की बात करें, चाहे सोडियम की बात करें, लाइक मैग्नीशियम एंड ऑल, काफ़ी सारे सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस है रस्टिंग का वो बढ़ जाता है। तो शिप की बॉडी का ओवरऑल डायरेक्ट कांटेक्ट होना हमेशा पानी के साथ, और ऑक्सीजन तो है ही कांटेक्ट में, एज वेल एज जो सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं वो रस्टिंग के प्रोसेस को और फास्ट कर देते हैं। ओके, तो जिस वजह से काफ़ी जो है देयर इज़ अ ह्यूज लॉस ऑफ आयरन। ओके, तो काफ़ी लॉस होता है शिपिंग इंडस्ट्री में भी आयरन का। सो दैट इज़ वाई हमें ये कुछ मेथड्स अपनाने ही होंगे ताकि हम रस्टिंग को जो है कुछ हद तक रोक सके। ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट वी कैन स्टॉप इट टू एन एक्सटेंट। सो दिस वॉज अबाउट योर हाउ कैन वी प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आई होप ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ चुका है। Now let's talk about crystallization. Crystallization exactly है क्या? ओके, तो आपने देखा होगा जो सी वाटर है, राइट, सी वाटर से ही हम सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड ही वो कॉमन सॉल्ट है जो हम अपने घरों में कंज्यूम करते हैं, खाने में मिलाते हैं एज एन इंग्रेडिएंट, जिसे हम सिंपली नमक कहते हैं। ओके, तो अगर हमें ऑब्टेन करना हो सॉल्ट, नमक चाहिए अगर ओशन से या सी वाटर से, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली मीन्स जो प्रोसेस एग्जैक्टली किया जाता है वो है एवेपोरेशन। सो एवेपोरेशन की हेल्प से जो है सी वाटर को ओके, सो इवेपोरेट करवाया जाता है, राइट। सो इवेपोरेशन की हेल्प से आप देखोगे फाइनली सी वाटर से जो है क्रिस्टल्स निकलना शुरू करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। सो क्रिस्टल्स आपको ऑब्टेन होते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट के कुछ क्रिस्टल्स ऑब्टेन होते हैं। ओके, क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे, वो काफ़ी स्मॉल साइज में भी हो सकते हैं या लार्ज साइज में भी हो सकते हैं। फाइनली उनको ब्रेक डाउन किया जाता है एंड वो काफ़ी इरेगुलर शेप में होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलरली क्रिस्टलाइजेशन की कि क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी भी सब्सटेंस, कोई भी अगर सब्सटेंस है, उसके प्योर फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए कुछ तरीका अपना सकते हैं, तो येस, द प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन सिंपली है क्या, क्रिस्टलाइजेशन में मान लीजिए अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन मतलब काफ़ी चीज़ों का मिक्सचर है जिसमें पानी भी मिला हुआ है और अदर चीज़ें भी मिली हुई हैं, कोई एक इम्प्योर सब्सटेंस है। तो अगर हमारे पास कोई इम्प्योर सोल्यूशन है, कोई ओके सिंपली सब्सटेंस है, तो इम्प्योर सब्सटेंस में से कि जो कि मिक्सचर है काफ़ी सारी चीज़ों का, तो उसमें से अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ निकालनी हो तो हम क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से उस
पर्टिकुलर सब्सटेंस के क्रिस्टल्स को निकाल सकते हैं, जिससे हमारे पास फाइनली प्योर सब्सटेंस मिल जाएगा। और वो प्योर सब्सटेंस जो होगा वो होगा इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। सो क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमें वो चीज़ ऑब्टेन होगी। तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं प्योर सब्सटेंस के, उनको ऑब्टेन करने के लिए उनके सोल्यूशन से, सोल्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हैं, उसमें से हमें एक चीज़ निकालनी है जो हमारे काम की चीज़ है। उस सोल्यूशन से जब हमें निकालना है तो हम इस्तेमाल करेंगे क्रिस्टलाइजेशन मेथड का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इम्प्योर कॉपर सल्फेट का पाउडर है, ओके, इम्प्योर कॉपर सल्फेट का पाउडर है, सो आई राइट इट हियर। अगर हमारे पास एक इम्प्योर कॉपर सल्फेट, CuSO4 इसका मैं नाम लिख रही हूँ, दिस इज कॉपर सल्फेट। अगर इम्प्योर कॉपर सल्फेट पाउडर है हमारे पास और मुझे जो है उसमें से चाहिए, फाइनली क्या चाहिए, मुझे प्योर कॉपर सल्फेट निकालना है, प्योर निकालना है, दैट इज प्योर CuSO4 निकालना है। और जो प्योर कॉपर सल्फेट निकलेगा उसको ऑब्टेन करने के लिए हमें जिसका इस्तेमाल करना होगा वो हमें इस्तेमाल करना होगा क्रिस्टलाइजेशन मेथड का। सो क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से हम इम्प्योर कॉपर सल्फेट पाउडर को बदल सकते हैं, इसमें इनफैक्ट उससे ऑब्टेन कर सकते हैं प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। फाइनली हमें जो मिलने वाले हैं वो क्रिस्टल्स ही मिलेंगे, एंड ये जो क्रिस्टल्स हैं ये एग्जैक्टली प्योर फॉर्म में हैं। अब हमारे पास प्योर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स होंगे हमारे पास। सो क्रिस्टलाइजेशन ही वो टेक्निक है जिसमें हम इस चीज़ को कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ प्योर सब्सटेंस। तो इसमें बेसिकली करा क्या जाता है, एक हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सिंपली राइट उस इम्प्योर सब्सटेंस का एक हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ले लीजिए, ओके, और उसको धीरे धीरे कूल डाउन करिए, मीन्स उसके टेम्परेचर को कम करते जाइए, ओके। चाहे आप स्टरिंग से कीजिए, मीन्स सिंपली एक ग्लास रॉड लेके उसको स्टर कीजिए, या और भी तरीके हैं कूल डाउन करने के, उसको ठंडा करते रहिए। तो होगा क्या, सिंपली एक टाइम पे जाके क्रिस्टल्स बनने लगेंगे। सपोज दिस इज सम बीकर, ये कोई बीकर है हमारे पास, यहाँ पे हमने उस सोल्यूशन को इसमें ले लिया है, इसमें वो इम्प्योर सोल्यूशन मौजूद है। तो जब हम ग्लास रॉड की हेल्प से या किसी भी चीज़ से, या तो आप स्टर करिए जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस जाएगा, मीन्स इसके टेम्परेचर को सिंपली लो करते चाहिए, इसको ठंडा करते चलिए। ये ऑलरेडी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड है, ये काफ़ी गर्म सोल्यूशन है। तो जैसे आप इसको कूल डाउन करते चले जाओगे तो होगा क्या, आपको बिलो क्रिस्टल्स दिखना शुरू हो जाएंगे, इरेगुलर शेप में क्रिस्टल्स। सो ये क्रिस्टल्स आपको फाइनली ऑब्टेन होने लगेंगे। सो यही तरीका होता है क्रिस्टलाइजेशन का। सो आई होप ये जो टॉपिक था कि क्रिस्टलाइजेशन में एग्जैक्टली होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, आप सभी को अच्छे से समझ आ चुका है, राइट। सो आज का जो ये लेक्चर था अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पार्ट 2 वो यहीं तक था। आई होप आपको चीज़ें एंड कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो चुकी होंगी। सो आई एंड माई वीडियो हियर। सो बिफोर आई लीव आई वुड से दैट थैंक यू एवरीवन। आप लोगों ने वीडियोस को पसंद किया, आप सबके कमेंट्स के लिए वेरी वेरी थैंक यू। इसी तरह से जो है हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करते रहें। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं आप सबसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।